हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू द अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर करेंगे और आज का ये लेक्चर नंबर 32 है। तो थ्योरी हम हिस्ट्री की पूरी कर रहे हैं। उसके बाद में ये आपका थ्योरेटिकल जो है बैच है। उसके बाद में हम एमसीक्यू बैच भी लेके आएंगे। जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है उसके बाद में हम एमसीक्यू करेंगे और जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स में हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। कंटेंट आपको बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 32। ठीक है। जैसा कि इसमें हम देखते हैं कि हिस्ट्री, जिसको हम इतिहास कहते हैं, इसका अर्थ होता है पास्ट या अतीत भी हम कह सकते हैं। जो इतिहास है उसमें हम अपने अतीत की घटनाओं के बारे में जो है पढ़ते हैं और ये जो घटनाएं होती हैं वो डेफिनेट होती है। तो जितनी भी डेफिनेट घटनाएं होती हैं, निश्चित जो घटनाएं घटित हुई है, वो हम हिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो हिस्ट्री जो है ये मेनली जो वर्ड है, ये हिस्ट्री जो शब्द है वो यूनानी भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया। तो यूनानी वर्ड या ग्रीक वर्ड भी हम कह सकते हैं। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से ये जो है बना है हिस्ट्री शब्द। और इस हिस्टोरिया का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, मीन्स छानबीन करना। छानबीन करके हमें जो भी जानकारी मिलती है उसी को ही हम ग्रीक भाषा में या फिर यूँ कहें कि यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इसकी ये डेफिनेशन थी। और यूनानी जो पर्सन एक हुआ करते थे, हेरोडोटस, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है व्यक्ति थे। तो हेरोडोटस जो है यूनानी व्यक्ति होते थे। इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरी का या हिस्टोरी का जो हम ये कहेंगे। तो हेरोडोटस है यूनानी व्यक्ति, इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरी का और इसमें इन्होंने जानकारी दी कि अतीत में जो है क्या क्या घटनाएँ घटित हुई हैं। तो अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी दी इन्होंने हेरोडोटस ने, इसलिए जो हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। तो काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि इतिहास का पिता जो है किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हिस्ट्री के बारे में हमें जो है, जो पास्ट में घटनाएं घटित हुई हैं, जो डेफिनेट घटनाएं घटित हुई हैं, तो उनके बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है वो हम देखेंगे। कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से स्रोत हैं। तो सबसे पहला आपका जो है स्रोत या सोर्सेज है उसमें हम पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। पुरातात्विक स्रोत है, इनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इन पुरातात्विक स्रोत में अगर हम इंक्लूड करें तो इनमें आएंगे आपके इंस्क्रिप्शंस आएंगे, फोसिल्स आएंगे, मोन्यूमेंट्स आएंगे, कॉइन्स आएंगे और स्टैट्यूज। ठीक है। तो जितने भी अभिलेख हमें मिले हैं उनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फोसिल्स के अवशेष हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। जितने भी स्मारक हैं, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, इन सभी से जो है ये पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अगर हम डिटेल में देखें कि इंस्क्रिप्शंस जिसका मतलब होता है अभिलेख, तो अभिलेख जो है किन किन पे होते थे? जितने भी पत्थर होते थे, जितने भी मेटल होते थे, रॉक्स, चट्टानें वगैरह होती, केव्स, गुफाएं और लकड़ियाँ जो है। ठीक है। और इसके अलावा तो ये सारी जो चीज़ें थी, इन पे जो भी जिस लिपि में ये लिखे होते थे, जितने भी ये स्क्रिप्ट्स जो है लिपि हमें मिली है इनके ऊपर, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेख किनको कहा जाता है? कि जितने भी पत्थर, मेटल, रॉक्स, केव्स या जो भी जितनी लकड़ियां हैं उन पर जो भी स्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं, जिस लिपि में हमें जो भी लिपि हमें मिली है उसी को ही कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात करें कि भारत का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो भारत के सबसे पुराने अभिलेख है वो अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे पुराने अभिलेख भारत के कौन से हैं? महान जो राजा अशोक होते थे उनके अभिलेख मिले हैं, जो मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे हुए होते थे? खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में ये लिखे होते थे। तो अशोक के अभिलेख हैं मुख्य रूप से खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे हमें मिले हैं। और भारत के सबसे पुराने अभिलेख हैं वो अशोक के अभिलेख हैं। और खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के अलावा जो है अशोक के जो अभिलेख यूनानी और आर्मेनिक लिपि में भी हमें मिलते हैं। ठीक है। क्योंकि अशोक महान राजा जो है उनका संबंध है यूनानी लोगों से भी था। तो यूनानी और आर्माइक लिपि में भी जो है अशोक के हमें अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसिप ने। तो जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता हासिल की थी। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया। और इस प्रकार हमें महान राजा अशोक के बारे में जानकारी मिलती है कि अशोक भी एक राजा महान हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद में अगर हम अपने इतिहास के बारे में जानने चाहें तो लिटरेचर जो सोर्सेज हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं, उनसे भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, हमारे अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से लिटरेचर सोर्सेज हैं, साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? इसमें कुछ धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे कि रामायण महाभारत हम पढ़ते हैं, उनसे हमारे इतिहास के बारे में मिलते हैं, उनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत भी है,
इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र है, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ विदेशी जो है यात्रियों का विवरण है, बहुत सारे विदेशी हमारे देश में यात्रा करने के लिए आए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि फायान है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, हिनसोंग है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हिनसोंग की जो पुस्तक है सी यू की, इसमें जो है हमारे भारत के बारे में इसने लिखा, ठीक है। तो इन पुस्तकों से भी हमें अपने भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि भारतीय इतिहास है जो इंडियन हिस्ट्री है, अब हम इंडियन हिस्ट्री है पढ़ रहे हैं बच्चों, तो इंडियन हिस्ट्री को हम 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। तो 3 जो है पार्ट में डिवाइड करके हम अपने भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत, दूसरा जो है मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत, ठीक है। तो 3 जो है इंडियन हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। एंसेंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ये हम ऐसे डिवाइड करके इसको हम पढ़ेंगे। एंसेंट इंडिया है, इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें, जो प्राचीन भारत है वो अननोन टाइम से लेकर, मतलब हमें समय ज्ञात नहीं है, तो अननोन टाइम से लेकर 712 ईस्वी तक के टाइम पीरियड को हम कहेंगे प्राचीन भारत, ठीक है। उसके बाद में 712 ईस्वी से लेकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत को, ठीक है। और 707 से लेकर फिर भारत की आज़ादी तक 1947 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत को, ठीक है। तो 707 औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1885 ईस्वी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है, इसी टाइम पीरियड को हम राइज ऑफ ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेजों का उदय, ठीक है, इसको हम ब्रेक करके पढ़ेंगे। 1885 है से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत की आज़ादी, जिसको हम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जो है इंडिया, भारत की आज़ादी का जो संघर्ष का टाइम पीरियड है 1885 से लेकर 1947, इस टाइम पीरियड को हम ऐसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ये 1707 से 1947 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक काल, इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत है उसको देखेंगे बच्चों। तो प्राचीन भारत है भी हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्राचीन भारत है उसको हम 3 कैटेगरी में देखेंगे। पहला वाला आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा आपका होगा हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसको हम कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे और हिस्टोरिक पीरियड को कहेंगे हम ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इस प्रकार प्राचीन भारत है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो अगर हम डिटेल में देखें इनके बारे में, प्राग ऐतिहासिक काल जो है ये सबसे लंबा टाइम पीरियड है सभी तीनों में से, ठीक है। तो सबसे लंबा वाला जो है काल आपका रहता है प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल वो पीरियड है जो केवल अवशेषों पर आधारित है और इसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें हम केवल अवशेषों के ऊपर आधारित है, ये कोई भी लिखित साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिलते हैं। जबकि आदि ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें हमें बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं, ठीक है, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि इनकी लिपि ही ऐसी थी, उनको आज तक जो है समझ में नहीं आई किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है, उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, इन लिखित साक्ष्य को। हालांकि हमें अवशेष मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, लेकिन इन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे टाइम पीरियड को ये कहेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता भी आएगी और वैदिक सभ्यता हम इसमें देखेंगे इसी आद्य ऐतिहासिक काल में। इसके अलावा जो थर्ड आपका है ऐतिहासिक काल, जिसको हम हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं, इसमें हम देखेंगे कि हमें अवशेष तो बहुत सारे मिले हैं, ठीक है, तो इसमें हमें अवशेष मिले हैं, उसके अलावा लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और इन जो लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं उनको पढ़ने में सफलता हमने हासिल कर ली है, ठीक है। तो इसमें हमें अवशेष भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़ने में भी सफलता मिली है। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम कहेंगे हिस्टोरिक पीरियड, मींस ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये डिवाइड करके पढ़ना है, ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने बता दिया इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ठीक है, इसमें कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल को फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टोन एज और एक कॉपर एज। तो स्टोन एज है पाषाण युग और ये स्टोन एज में, और जो कॉपर एज है इन दोनों में सबसे लंबा आपका ये स्टोन एज है, पाषाण युग है, ताम्र युग, ये दोनों आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक कालखंड को 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक पाषाण युग पढ़ेंगे और एक ताम्र युग, ठीक है, तांबा वाला युग। तो इस प्रकार से स्टोन एज इसमें सबसे लंबा है। स्टोन एज को जो है पाषाण युग को हम फिर से अगर डिवाइड करें तो इसको भी हम 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ सकते हैं। स्टोन एज है इसको 3 भागों में बांटेंगे, एक पूरा पाषाण काल, ठीक है,
जो पाषाण काल है ये आपका पाषाण काल है। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक पीरियड बोलेंगे और मध्य पाषाण काल को मीसोलिथिक पीरियड बोलेंगे और नव पाषाण काल को नियोलिथिक पीरियड बोलेंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो पूरा पाषाण काल है, जो पैलियोलिथिक पीरियड है, उसमें मनुष्य द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। तो इन तीनों पीरियड में कौन से मतलब आग का आविष्कार जो है किसमें किया गया था, तो पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। जबकि जो मनुष्य के द्वारा पशुपालन की जो शुरुआत की गई थी वो मध्य पाषाण काल में की गई थी। ठीक है, और जो कृषि की शुरुआत जो है मनुष्य ने की थी नव पाषाण काल में। तो ये तीनों जो है डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कृषि की शुरुआत कौन से जो है इन तीनों में से काल में शुरू हुई थी। तो नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत होती है, पशुपालन की शुरुआत आपकी मध्य पाषाण काल में होती है और मनुष्य के द्वारा आग की जो खोज होती है वो पूरा पाषाण में, जिसको हम पैलियोलिथिक पीरियड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये है हमारा और भारतीय इतिहास है। इसको अगर हम देखें तो कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसमें अगर इसका देखें पूरा डिटेल में सिलेबस, भारतीय इतिहास है, इसको सोर्सेज ऑफ एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के जो स्रोत है, सबसे पहले हमारा ये टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद में प्री हिस्टोरिक जो पीरियड हम पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, जैसा कि हमने ऊपर देखा प्राग ऐतिहासिक काल को, इसमें हम स्टोन एज और कॉपर एज, पाषाण काल और ताम्र जो है ये काल हम पढ़ेंगे दोनों। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है आदि ऐतिहासिक काल खंड, ये आपका आ जाएगा 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आदि ऐतिहासिक काल में आपका हड़प्पा सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता आती है और इसी में ही आदि ऐतिहासिक कालखंड में ही आपका ये आता है कांस्य युग, जो ब्रॉन्ज एज है वो आपका इसी में आता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता ये इसका टाइम पीरियड होता है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक और जो वैदिक सभ्यता है इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है 1500 BC से लेकर 600 BC। BC का मतलब जो BC का मतलब क्या होता है, जो बिफोर जेसस क्रिस होता है, मतलब जेसस जो भगवान है, जेसस क्रिस है, उनके जन्म से जो है 2500 वर्ष पहले। ठीक है, तो उनके जन्म से 2500 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता का जो है यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें मिलती है, हड़प्पा सभ्यता आपकी रही हुई है ईसा मसीह से जो आपके हैं। ठीक है, उनके जन्म से 2500 वर्ष पहले जो है आपकी हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई है और 1750 ईस्वी तक। ठीक है, इनके जन्म से 1750 ईस्वी तक ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके बाद में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक कालखंड में। ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड में हम मेनली देखेंगे 600 ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपद के बारे में। 600 ईस्वी पूर्व का धार्मिक आंदोलन होते हैं जिनमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, सबसे पहले मौर्य काल, मौर्य काल से जो पहले वाला जो काल है पूर्व मौर्य काल बोला जाता है, तो ये पढ़ेंगे। पूर्व मौर्य काल है उसमें विदेशी कौन से आक्रमण हुए हैं वो हम देखेंगे, मौर्य काल फिर पढ़ेंगे। फिर मौर्य काल का डाउनफॉल, मौर्योत्तर काल हम पढ़ेंगे और मौर्योत्तर काल में कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए वो देखेंगे। मौर्योत्तर काल के बाद में हम पढ़ेंगे संगम काल, जिसमें हम चेर, चोल और पांड्य पढ़ेंगे। संगम काल के बाद में गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, गुप्तों का जो है डाउनफॉल हम देखेंगे इसमें, उत्तर भारत के राजवंश, कुछ दक्षिण भारत के राजवंश और इस प्रकार से जो है शाही चोल जो है साम्राज्य। तो ये सारे जो है हम अपनी भारतीय इतिहास में हम ये सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोर्सेज ऑफ एंसेंट पीरियड, प्राचीन काल के जो स्रोत हैं, प्राचीन काल के जो स्रोत है, ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का जो ओल्डेस्ट नेम है वो क्या था, आर्यव्रत। ठीक है, तो आर्यव्रत है हमारे देश का सबसे पुराना नाम है। आर्यव्रत की उत्पत्ति जो है कैसे होती है, तो 1500 BC ईस्वी में हमारे देश में आर्य आए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे देश में आर्यों का आगमन होता है 1500 BC में और आर्य हमारे देश में मध्य एशिया से आए थे, ऐसा माना जाता है। किसके द्वारा, एक आर्कियोलॉजिस्ट है मैक्स मुलर, तो मैक्स मुलर के अनुसार हमारे भारत में जो आर्य है वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और आर्यों का जो अधिकार जो है अपने भारत में कहाँ पे था, तो किस किस एरिया में जो आर्य जो थे वो एग्जिस्ट किया करते थे। तो इसमें हम देखें भारत में अगर ऊपर की ओर देखें नॉर्थ में जो है कश्मीर तक और जो है पूर्व में पश्चिम में आपका अफगानिस्तान तक और यहाँ पे देखें पूर्व में वेस्टर्न गंगा बैंक यहाँ पे, और इसके अलावा दक्षिण में देखें तो पश्चिमी ये जो उत्तरी राजस्थान तक जो आपका ये फैला है, नॉर्दर्न राजस्थान। ठीक है, तो इस प्रकार जो आर्य जो है यहाँ तक एग्जिस्ट किया करते थे और मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे और 1500 BC में हमारे भारत में आते हैं आर्य। पुराना नाम जो है हमारे देश का सबसे आर्यवर्त था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों अब हम डिटेल में देख लेते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे थे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल खंड हम देख रहे थे। प्राग ऐतिहासिक कालखंड केवल अवशेषों पर ही आधारित है, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, ना ही उनको पढ़ा गया है, सिर्फ और सिर्फ हमें केवल और केवल अवशेषों के ऊपर आधारित है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल है
प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जो जनक माना जाता है किसको? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक, क्योंकि इस पीरियड का सबसे पहला जो अवशेष है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा ही 30 मई 1863 ईस्वी को हस्त कुल्हाड़ी, ये आपका साक्ष्य जो है अवशेष है वो खोजा गया था। और ये कहाँ पे मिला था? हस्त कुल्हाड़ी तमिलनाडु के मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से जो है प्राप्त की गई थी। तो जो हस्त कुल्हाड़ी जो है तमिलनाडु के मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त की गई थी 30 मई 1863 ईस्वी को, किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा ये सबसे पहला अवशेष मिला था। इसीलिए जो है प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे इंडिया की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी के अवशेषों को प्राप्त करके सबसे पहले इन्हीं ने जो है इन पर शोध किया था। ठीक है, तो सिंधु घाटी के जो अवशेषों को सबसे पहले इन्होंने ही प्राप्त किया और इन्होंने ही सबसे पहले शोध किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है? जैसा हमने ऊपर देखा, हेरोडोटस को कहा जाता है, और इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक बुक भी लिखी। इतिहास का जो है जनक या पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। तो ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और जो आपके प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें मनुष्य की उत्पत्ति और विकास है वो कैसे होती है, तो इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन हम देखते हैं। तो माना जाता है कि जो है मनुष्य की उत्पत्ति और विकास जो है 10 लाख वर्ष पहले जो है मानी जाती है। मनुष्य की उत्पत्ति के साक्ष्य हमें मिलते हैं जिनमें जो नर वानर जो है इसको कहा गया है। ठीक है, प्रीमेट्स इसको कहा गया है। तो मनुष्य की उत्पत्ति के साक्ष्य मिलते हैं जिन्हें क्या कहा गया है? नर वानर। तो नर वानर के रूप में हुआ करता था। नर वानर के प्राचीनतम अगर साक्ष्य की बात करें तो ये हमारे भारत में तो मिले नहीं हैं नर वानर के प्राचीनतम साक्ष्य, लेकिन बहुत सारी कंट्री है, अलग अलग देशों में नर वानर के साक्ष्य हमें मिले हैं। जैसे कि अगर हम देखें दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में नर वानर उसको क्या कहा जाता था? अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो सबसे पहले जो मानव हुआ करता था नर वानर, इसको ऑस्ट्रेपिथिकस कहा जाता था। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में नर वानर को क्या कहा जाता था? ऑस्ट्रेपिथिकस। इसके अलावा जो पूर्वी जो अफ्रीका में कहा जाता था ये जिंजानथ्रोपस। तो जिंजानथ्रोपस कहा जाता था पूर्वी अफ्रीका में। इंडोनेशिया में इसी नर वानर को कहा जाता था जावा मैन, और चीन में इसी नर वानर को क्या कहा जाता था? पेंकिंग मैन। ठीक है, इसके अलावा और भी कंट्री हैं जिनमें नर वानर को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जर्मनी में नर वानर को कहा जाता था निरंडरथल मैन। ठीक है, निरंडरथल मैन कहा जाता था। और इंग्लैंड है उसमें नर वानर को कहा जाता था पिल्ट डाउन मैन। फ्रांस में इसको कहा जाता था क्रोमैग्नोन मानव। और जो एशिया में इसको होमोसेपियंस कहा जाता था। ठीक है, तो एशिया में जो नर वानर जो है था उसको क्या कहा जाता था? होमोसेपियंस। तो लगभग जो है 10 लाख वर्ष पहले जो है माना जाता है मनुष्य की उत्पत्ति। ठीक है, मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी लगभग 10 लाख वर्ष पहले, और सबसे पहले जो साक्ष्य इसके जो मिलते हैं मनुष्य की उत्पत्ति के वो एक नर वानर के रूप में मिलते हैं। और अलग अलग देशों में नर वानर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इन सभी को आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पढ़ें पाषाण युग के बारे में, स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज है इसको भी हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्टोन एज है पाषाण युग है, इसमें पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। तो जो स्टोन एज है, जो पत्थर वाले जो एज है, पत्थर वाला जो युग है वो हम देखेंगे। तो उसमें कैसे कैसे मानव ने जो विकास किया था, क्या क्या उन्होंने खोज की थी, जो आपका आदि मानव होता था। तो पाषाण युग है, इसमें पुरा पाषाण काल सबसे पहले देख लेते हैं, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। तो इसका टाइम पीरियड जो है पुरा पाषाण काल का अननोन से लेकर 8000 BC, मतलब हमें टाइम पीरियड इसका पता नहीं, अज्ञात से लेकर 8000 BC तक के टाइम पीरियड को कहा जाता था पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है घटनाएं हुई वो हम देख लेते हैं। तो इस पीरियड में मनुष्य द्वारा आग का आविष्कार किया गया था, बट उसका यूज करना उसे नहीं आता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस जो है काल में मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था, तो हम बताएंगे पुरा पाषाण काल में। और यह काल पूर्णतः जो है भोजन इकट्ठा करना होता था। ठीक है, तो भोजन इकट्ठा करता था जो नर मानव आपका होता था, नर वानर या फिर हम कहेंगे आदि मानव। और इस काल में मनुष्य है एक शिकारी होता था। मनुष्य द्वारा पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर शिकार किया जाता था। ठीक है, तो मनुष्य है वो पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाता था और फिर शिकार किया करता था। मुख्य उद्देश्य उसका मनुष्य जो है एक शिकारी हुआ करता था। भोजन के ऊपर भोजन को इकट्ठा करना उसका उद्देश्य रहता था, और आग का आविष्कार इसमें किया गया था। तो ये सारी बातें किसमें घटित हुई थी? पुरा पाषाण काल में। ये आपको ध्यान में रखनी है। पुरा पाषाण काल को जो है जैसे कि ये पुरा पाषाण काल है, इसमें हम लोअर जो है पैलियोलिथिक पीरियड भी कह सकते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल जो है इसमें कौन कौन सी जो है
बातें आती हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पीरियड है, उसी में ही एक और सब कैटेगरी अगर हम बना दें तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड आएगा, जिसको निम्न पुरापाषाण काल भी कहेंगे। तो इसमें क्या क्या हुआ, इस पीरियड में मनुष्य द्वारा क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। तो किस काल में मनुष्य के द्वारा क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, तो निम्न पुरापाषाण काल में, या पुरापाषाण काल भी कह सकते हैं हम। तो निम्न पुरापाषाण काल में किया गया था मनुष्य द्वारा क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल। तो इस क्वार्टजाइट पत्थर से जो वो कौन से औजार बनाता था, इस क्वार्टजाइट पत्थर से वो चोपर नामक औजार बनाता था, जो और इसके जो साक्ष्य हमें सोहन नदी घाटी से मिले हैं। ठीक है, चोपर जो है उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, सोहन नदी घाटी से मिला है। जो चोपर है वो किसका बना होता था, क्वार्टजाइट पत्थर का बना होता था। दूसरा, इसी पत्थर से हैंड एक्स हमें पल्लवरम जो मद्रास तमिलनाडु में पड़ता है उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो क्वार्टजाइट पत्थर होता था उससे मानव क्या बनाता था, नर मानव जो होता था वो, एक तो उन्होंने जो चोपर नामक पत्थर जो बनाया, ठीक है, औजार बनाया, चोपर नामक जो औजार बनाया, और ये इसके साक्ष्य हमें सोहन नदी घाटी से मिले हैं। और इसी जो है क्वार्टजाइट पत्थर से हैंड एक्स भी उसने बनाया, और इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तमिलनाडु से। तमिलनाडु में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से ये हैंड एक्स के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। तो हैंड एक्स और चोपर ये सारे आपके निम्न पुरापाषाण काल के हैं, पुरापाषाण काल के हैं। ठीक है, और क्वार्टजाइट पत्थर है ये भी आपका निम्न पुरापाषाण काल में है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिडल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल हम पढ़ रहे हैं, तो मध्य पुरापाषाण काल है, उसमें क्या हुआ, इस काल में मनुष्य द्वारा जैरूपर और चर्ट, तो जैस्पर और चर्ट, ठीक है, तो जैस्पर और चर्ट, तो जैस्पर और चर्ट पत्थरों का आविष्कार किया था। मध्य पुरापाषाण काल में मनुष्य ने फिर एक और पत्थर का आविष्कार कर लिया था, जैस्पर और चर्ट पत्थर। ठीक है, इससे पहले उसने किसका किया था, पत्थर का, क्वार्टजाइट पत्थर का, जिससे उसने चोपर एक औजार बनाया, और दूसरा उसने हैंडेक्स बनाया इसी पत्थर से। ठीक है, और मध्य पुरापाषाण काल में फिर उसने जैस्पर और चर्ट पत्थर का आविष्कार किया। ठीक है, तो इससे जो है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे उसने क्या बनाया, तो मध्य पाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में फलक औजार मिला, जो कि जैस्पर और चर्ट पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ठीक है, तो इस जैस्पर और चर्ट पत्थर जो कि नर मानव है या आदि मानव है, उसने मध्य पुरापाषाण काल में इसका आविष्कार किया था, और इसी जैस्पर और चर्ट पत्थर का इस्तेमाल करके उसने कौन सा औजार बनाया, फलक औजार बनाया। फलक है औजार, ये पत्थरों को तोड़कर बनाया जाने वाला औजार था। ठीक है, और इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं इस काल को। तो इस काल जिसमें ये फलक औजार बनाया, तो इसी काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद में जो उच्च पुरापाषाण काल आएगा, तो उच्च पुरापाषाण काल में क्या क्या जो है खोज की थी। इस काल में हमें ब्लेड्स, हैंड एक्स जो हस्त कुल्हाड़ी जिसको हम कहेंगे, क्लीवर्स हो गया और स्क्रैपर्स हो गया। ठीक है, इन औजारों के बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड्स हो गया, मतलब पहले वो बड़े बड़े पत्थर यूज करता था, फिर छोटे करने लगा, फिर मतलब धारदार वाले करने लगा, धार होती थी इनमें, ब्लेड्स, हैंड एक्स हो गया, क्लेवर्स एंड क्रैपर्स। तो ये आपका उच्च पुरापाषाण काल में इसकी खोज की गई। और इन्हीं औजारों का प्रयोग जो है होमो सेपियंस के द्वारा किया गया, जिसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से हमें मिलते हैं। तो ये जितने भी जो औजार होते थे, ब्लेड्स, हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स, इनका जो है यूज करता था मानव कब, उच्च पुरापाषाण काल में। और इसके हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इसके साक्ष्य हमें मिले हैं सोन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से। और इसी जो है उच्च पुरापाषाण काल में ही कुछ गुफा चित्रकारी के भी हमें साक्ष्य मिले हैं, गुफा चित्रकारी। ठीक है, और इसके जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिले हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के भीमबेटका नामक स्थान से हमें मिले हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भीमबेटका है, जो गुफा चित्रकारी, भीमबेटका गुफा चित्रकारी जो हमें मध्य प्रदेश के भोपाल से हमें ये देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये कौन से जो है टाइम पीरियड में आपका आएगा, तो ये उच्च पुरापाषाण काल में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल वाले सारे हो गए। अब मध्य पाषाण काल हम देखेंगे मेसोलिथिक पीरियड में। इसका टाइम पीरियड 8000 जो है बीसी से लेकर 4000 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहेंगे मध्य पाषाण काल। इस काल में जो है औजारों का आकार बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। ठीक है, तो जो छोटे छोटे औजार होते थे बिल्कुल, तो उनको माइक्रोलिथ कहा गया। ठीक है, और इस काल में मनुष्य द्वारा फिर क्या किया गया, पशुपालन, डोमेस्टिकेशन की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पशुपालन अगर आएगा, मनुष्य ने पशुपालना शुरू किस काल में किया, मध्य पाषाण काल में। मनुष्य द्वारा पशुपालन के प्रथम साक्ष्य अगर हम उसकी बात करें, तो ये हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक स्थान से और राजस्थान के बागोड़ नामक स्थान से हमें प्रथम साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के। तो मानव के द्वारा पशुपालन के प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोड़ नामक स्थान से हमें प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस काल में हमें मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल है, उसमें हमें क्या क्या मिला है, एक तो पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है,
दूसरा हमें यहाँ पे पशुपालन के पहले साक्ष्य हमें आदमगढ़ राजस्थान से मिले हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बाघ। और तीसरा मानव के कंकाल भी यहाँ से हमें मिले। तो मानव का प्रथम जो है साक्ष्य, मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नाहर नामक स्थान से, ठीक है। तो यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नाहर नामक स्थान से हमें मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम पाषाण काल में पढ़ेंगे नव पाषाण काल, जिसको हम नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। ये आपका 4000 BC से लेकर 2500 BC तक ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 4000 BC से लेकर 2500 जो है BC तक आपका टाइम पीरियड रहेगा नियोलिथिक पीरियड। और इसमें क्या है, इसी काल में मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मनुष्य द्वारा जो व्हील्स है, पहिए का आविष्कार किस कालखंड में किया गया था? तो नव पाषाण काल में किया गया था, ठीक है। पहिए के अलावा उसने कृषि की शुरुआत भी की थी इसी टाइम पीरियड में। तो कृषि की शुरुआत भी नव पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा की गई थी। और कृषि के सबसे पहले अगर साक्ष्य हमें देखने को मिले तो सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कृषि के, मानव के द्वारा कृषि के सबसे पहले हमें साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान से मिले हैं, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से। और सबसे पहले मनुष्य द्वारा जो खेती की गई थी, ठीक है, वो किसकी की गई थी? जो गेहूं और कपास की खेती की गई थी। ये साक्ष्य भी हमें पाकिस्तान के मेहरगढ़ से ही मिले हैं, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य हमें बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिले हैं। और सबसे पहले मनुष्य द्वारा जो गेहूं और कपास की खेती की गई थी, ये साक्ष्य भी हमें पाकिस्तान के मेहरगढ़ से हमें मिले हैं। इसके अलावा अगर हम चावल की कृषि की बात करें तो चावल की कृषि के सबसे पहले जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? यूपी से मिले हैं। यूपी में भी इलाहाबाद के कोल्डी हवा नामक स्थान से, ठीक है। तो भारत में यूपी के इलाहाबाद के कोल्डी हवा नामक स्थान से हमें चावल की कृषि के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा हम देखें कि जम्मू कश्मीर के जो ब्रुज होम नामक स्थान और गुफकराल नामक स्थान से हमें मानव अस्थि के साथ कुत्ते की अस्थियां प्राप्त हुई है। तो ये साक्ष्य हमें मिले हैं। मानव की अस्थि के साथ कुत्ते की अस्थियां जो है हमें कहाँ से मिली है? जम्मू कश्मीर के ब्रुज होम और गुफकराल नामक स्थान से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा हमने स्टोन एज पूरा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो प्राग ऐतिहासिक कालखंड है, इसमें दूसरा हम पढ़ेंगे मेटल एज, ठीक है। पहला हमने पाषाण जो है स्टोन एज हमने पढ़ लिया था। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड प्राग ऐतिहासिक कालखंड में ये आपके दो थे, एक तो आपका स्टोन एज था, दूसरा आपका मेटल एज था, ठीक है। तो इसमें स्टोन एज हमने कवर कर लिया है। अब हम मेटल एज के बारे में देखेंगे। तो धातु युग, तो सबसे पहले जो है जैसे कि आप जानते हैं कॉपर एज आई, सबसे पहले तांबा धातु का आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद में ब्रॉन्ज एज आया, कांस्य का युग आया, ठीक है। फिर उसके बाद में आया लो युग, ठीक है। तो सबसे पहले जो तांबा धातु, तांबे में फिर टिन मिला के फिर कांस्य युग आया, फिर लो हमने बनाना सीखा मानव ने। तो ताम्र युग जो है ये आपका 3000 BC से लेकर 2000 BC ईस्वी तक का टाइम पीरियड है। कांस्य युग 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। और जो लो युग हमारा 1000 BC के बाद में हमारा लो युग शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि उत्तर भारत के गंगा यमुना नदी के दोआब से हमें कॉपर के हैंडेक्स, भाले और मूर्तियां हमें मिली हैं, ठीक है। तो भारत के गंगा और यमुना का दो आब है, वहाँ से हमें जो कॉपर है, जो तांबा है, तांबे के हमें कुल्हाड़ी भी मिले हैं, भाले और मूर्तियाँ हमें मिली हैं, ठीक है। और तांबे का सबसे अधिक इस्तेमाल है वो सिंधु वासियों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो सिंधु वासी जो लोग हैं वो तांबे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। सिंधु जो घाटी के जो लोग हैं उनको लोहे की जानकारी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। तो तांबे जो है कि वस्तुएं वो बनाते थे, तांबे के बारे में अच्छी तरह से वो जानते थे। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखें ब्रॉन्ज एज, जो कांस्य युग है वो आपका 2500 BC से 1750 BC जैसा हमने देखा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही तांबे में टिन मिलाकर सबसे पहले कांसा बनाया था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड में भी था ये। तो कांस्य युग, तांबे में टिन मिलाया सिंधु घाटी के लोगों ने, ठीक है। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपकी आती है। तो कांस्य युग, सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन से युग की आपकी हो जाएगी? तो कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज इसमें आती है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किससे रिलेटेड है? ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग से वो रिलेटेड है। मोहनजोदड़ो से हमें एक कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज एज हो गया। आयरन एज अगर हम पढ़े, लो युग, ये हमारा 1000 BC के बाद में स्टार्ट हो जाता है। और मनुष्य के द्वारा लोहे के सबसे पहले जो साक्ष्य हमें यूपी से मिले हैं, यूपी में एटा नामक स्थान है जहाँ पे अतरंजी खेड़ा, तो एटा के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से हमें सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले हैं। तो मनुष्य द्वारा लोहे के सबसे पहले साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? यूपी में अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। और 600 BC आते आते मनुष्य फिर पूरी तरीके से लोहे का इस्तेमाल करने लग गया। और इसके बाद शुरू हुआ था फिर आपका किसका? हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक कालखंड आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 600 BC के बाद में आपका क्या शुरू हो जाता है? ऐतिहासिक काल। अगर हमने प्राग ऐतिहासिक काल पूरा पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड।
ठीक है। आधे ऐतिहासिक कालखंड के बाद में ऐतिहासिक कालखंड आएगा जिसको हम कहेंगे हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो हमारा प्री जो है हिस्टोरिक पीरियड आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड अब हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक कालखंड। आद्य ऐतिहासिक कालखंड, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आपकी बिलोंग करती है इसमें। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन से टाइम पीरियड से रिलेटेड है आप बताओगे, आद्य ऐतिहासिक कालखंड में आपकी आती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड अगर हम देखें 2500 BC से लेकर 1750 BC ईस्वी तक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, अब हम इसमें जैसा कि हमने देखा कि आद्य ऐतिहासिक कालखंड है, उसमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आती है जिसका टाइम पीरियड ये होता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहलाती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता ये नहीं थी। इस सभ्यता के सबसे पहले जो अवशेष हमें 18वीं शताब्दी में टीलोपेंथर नाम के एक जो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे उनसे ये आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अवशेष 18वीं शताब्दी में मिले, टीलोपेंथर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट से ये प्राप्त हुए। और 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, एक पुरातत्वविद होते थे चार्ल्स मेसन नाम के, तो उसी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थान पर कुछ अवशेष मिले, लेकिन ये अवशेष बहुत ही कम मात्रा में मिले थे, इसलिए फिर बाद में इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये बात ध्यान में रखनी है। 1826 में चार्ल्स मेसन नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हीं के द्वारा हड़प्पा नामक स्थान पर कुछ अवशेष उनको मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन फिर ये अवशेष है बहुत कम मात्रा में मिलते हैं उनको, तो फिर बाद में इन्होंने ध्यान नहीं दिया, मतलब खुदाई वगैरह नहीं चली, ध्यान नहीं दिया गया। तो सबसे पहला व्यक्ति था चार्ल्स मेसन ही, जिसे हड़प्पा नामक स्थान से 1826 ईस्वी में कुछ अवशेष मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता के, बट बहुत ही कम मिले थे, इसलिए जो है इग्नोर कर दिया गया, मतलब खुदाई वगैरह यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई चार्ल्स मेसन के द्वारा। फिर बाद में आता है कि भारत की सबसे पहली जब यात्री जो पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी, भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन कौन सी थी, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, बॉम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर तक ये चली थी। ठीक है, और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, और ये चलवाई गई थी लॉर्ड डलहौजी वायसराय जो होते थे उसके द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, तो जब ये सबसे जो पहली जो ट्रेन चलाई गई थी पैसेंजर भारत में बॉम्बे से थाने 16 अप्रैल 1853 को, तो जब ये लाहौर से लेकर कराची तक ये रेलवे ट्रैक जो ये आपका बिछाया जा रहा था, तो जो टीले थे उनको समतल किया जा रहा था जब, तो उस दौरान उनसे जो खुदाई के दौरान कुछ टीले निकले, फिर बाद में इनको नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि कुछ ही टीले थे। लेकिन जब खुदाई फिर और आगे चली तो खुदाई के दौरान बहुत ज़्यादा टीले मिले, तो उनको नज़रअंदाज फिर नहीं किया जा सका, क्योंकि पहले जो है खुदाई के दौरान कुछ ही मिले, फिर बाद में और खुदाई चलती रही तो बहुत ज़्यादा टीले मिले, फिर इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सका। और फिर इन अवशेषों को इकट्ठा करके 1856 ईस्वी में शोध करने का काम किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, इसलिए इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1856 में इन्हीं जो अवशेषों को इकट्ठा कर शोध करने का काम किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, इसलिए भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, बट क्या होता है कि जब अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा उन पर शोध किया गया तो इन्होंने लॉर्ड डलहौजी से सिफारिश की कि जिन जिन जगहों पर खुदाई करके हमें अवशेष मिले हैं उनके बारे में हमें पता लगाना चाहिए कि ज़मीन के नीचे ऐसे कौन से राज दफन हैं जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता चला। बट लॉर्ड डलहौजी ने इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई दिलचस्पी नहीं ली। ठीक है, क्योंकि वो तो उस टाइम जो है लॉर्ड डलहौजी पूरे भारत में हड़प की नीति चलाने में व्यस्त था, इसलिए ये जो बात है वो दबी की दबी रह गई, मतलब आगे फिर ये खुदाई वगैरह नहीं चल पाई। ठीक है, 1856 में लॉर्ड फिर कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर आया भारत में, और उसने भी इस बात पर जो कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बाद में फिर आया, इसने भी ध्यान नहीं दिया। फिर लंबे अरसे के बाद में भारत में 1899 और से लेकर 1905 ईस्वी के दौरान भारत के वायसराय बनकर आते हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन अगले वायसराय बन के आते हैं 1899 से 1905 में, जो खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट, खुद एक पुरातत्वविद होता था। तो सबसे पहले जो है लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से ही गठन कर दिया गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ये डिपार्टमेंट बना दिया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन वायसराय के द्वारा, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे बनाया गया, कोलकाता में। ठीक है, तो इंडियन म्यूजियम जो भारतीय संग्रहालय जो आपका कोलकाता में है, यहीं पर इसका मुख्यालय बनाया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इनके द्वारा बनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो प्रथम अध्यक्ष जो है जॉन मार्शल को बनाया गया। ठीक है, तो जो ये विभाग हमारे जो डिपार्टमेंट बनाया गया था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने भारत का, ठीक है, तो इसका पहले अध्यक्ष कौन बने, जॉन मार्शल, ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। और इसी को ये काम सौंपा गया कि जिन जिन जगहों पर जो अवशेष मिले थे वहाँ पर खुदाई की जाए और ये पता लगाया जाए कि ज़मीन के नीचे ऐसे कौन से राज दफन है जो अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। तो इसलिए जॉन मार्शल है उन्होंने 2 टीम बनाई। ठीक है, एक दयाराम साहनी की, एक राखल दास बनर्जी की।
दयाराम साहनी ने क्या काम किया, जो खुदाई चल रही थी तो 1921 में इनको सफलता मिली हड़प्पा शहर की। ठीक है, तो हड़प्पा शहर जो है खुदाई के दौरान इनको सफलता हासिल हुई कि भाई वहाँ पे एक हड़प्पा जो है शहर सिंधु घाटी सभ्यता का ही ये था। हड़प्पा शहर जो है सबसे पहले इन्होंने हड़प्पा शहर की खोज की दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही था, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, फिर राकलदास बनर्जी है, इसने भी अगले साल 1922 में मोहनजोदड़ो जो इसकी खोज कर दी। ये दोनों ही शहर थे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही शहर एक ही जो है इंडस वैली जो सिंधु घाटी सभ्यता में एग्जिस्ट किया करती थी, जिसे हमने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है, दो शहर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा खोज किए गए। ये सारे जो है दोनों सिंधु घाटी सभ्यता में ही बिलोंग किया करते थे दोनों ही। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये दोनों शहर आते थे। सिंधु घाटी सभ्यता पूरे उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम में एग्जिस्ट किया करती थी। ठीक है, तो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में ये एग्जिस्ट किया करती थी। तो कौन कौन से जो एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता एग्जिस्ट किया करती थी वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारी जो पूरे भारत में कहाँ तक फैली थी, अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक मांडा नामक स्थान है, तो वहाँ तक सबसे उत्तरी जो है पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपका मांडा है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चिनाब नदी में ये आपका चिनाब नदी पे एग्जिस्ट किया करता था ये स्थान। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ देखें दक्षिण में, तो सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट था सिंधु घाटी सभ्यता का महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली थी। ठीक है, और महाराष्ट्र का दैमाबाद ये गोदावरी नदी के किनारे आपका पड़ता है। अगर सबसे पूर्वी जो है सबसे ईस्ट में देखें तो यूपी में मेरठ जो है आलमगीर नामक स्थान तक ये फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता। आलमगीर ये आपका पड़ता है हिंडन नदी पे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गेंडोर नामक स्थान तक फैली हुई थी। ये आपका सुतका गेंडोर दासक नदी के किनारे आपका पड़ता है। तो इस एरिया पूरे में ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में ये पूरी फैली हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये लोकेशन थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो है वो खोजा गया था हड़प्पा। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा, इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1921 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इसके अधिकतर जो स्थल है सिंधु और सरस्वती नदी के बीच में मिले हमें, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता को या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी हम कहते हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि इसी सभ्यता में तांबे में जो टीन मिलाकर कांसा जो है बनाया गया था, ब्रोंज बनाया गया था। ठीक है, तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन या कांस्य युगीन सभ्यता वो आपकी कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें, सिंधु घाटी सभ्यता है कि सबसे प्रमुख विशेषताओं में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरी वेल जो है तरीके से बसाई गई थी। नगर नियोजन जो है इसका, नगर नियोजन जिसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और जल निकासी की प्रणाली भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। ठीक है, और इस सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली है बहुत ही अच्छे स्तर की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए थे। ठीक है, तो ये हम बच्चों कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक